9th टॉपिक है टैक्सेशन। टैक्सेशन के ऊपर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं जिन पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन 1। इट वाज ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स दैट ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम जस्ट एज द सन ड्रॉज मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ टू गिव इट बैक 1000-fold सेड बाय। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास ने रघुवंश में किंग दलीप के लिए ये सेंटेंस लिखा था जिससे हमें इंडिया में पुराने समय में टैक्स के बारे में जानकारी मिलती है कि पुराने समय में भी टैक्स कलेक्ट होता था। इसमें उन्होंने बताया था कि राजा जो टैक्स ले रहा है वो लोगों के भले के लिए ही ले रहा है, जैसे सन मॉइस्चर लेता है अर्थ से और बाद में बारिश के रूप में कई गुना पानी हमको दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस इन इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज। इसमें पूछा गया है कि वह टैक्स जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति पे पड़ता है, मतलब जिससे चार्ज किया जाता है उसी पे इसका बर्डन भी पड़ता है, तो यह कौन सा टैक्स कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की खूबी होती है कि जिस पर्सन से चार्ज किया जाता है उसी को वो बियर भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जिसकी इनकम पे लगता है वो किसी दूसरे पे इसको शिफ्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्संस इज नोन एज। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा टैक्स जिसका इंसिडेंस किसी और पे हो और इम्पैक्ट किसी और पे हो, मतलब सरकार तो किसी से ले रही है कैलकुलेट करा के, लेकिन उसका भार किसी और पे पड़ रहा है, तो ये कौन सा टैक्स होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे जीएसटी है या सेल्स टैक्स ही था। ये ऐसे टैक्स होते हैं जिनको सरकार बिजनेसमैन से चार्ज करती है, लेकिन बिजनेसमैन उस टैक्स की अमाउंट सामान की कीमत में ऐड करके ग्राहक से वसूल लेता है। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टैक्स इन नेचर। अब ये पूछा गया कि इंडिया में इनमें से कौन सा टैक्स अपनी नेचर में प्रोग्रेसिव है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनकम टैक्स। इंडिया में इनकम टैक्स की जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि जब कोई टैक्स इस तरीके से उसका रेट बढ़ता चला जाता हो कि जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा रेट से टैक्स लगता है। जैसे इंडिया में जिनकी इनकम कम है उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, 2,50,000 तक टैक्स फ्री है। इवन 5 लाख तक भी, अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो टैक्स फ्री है। उससे ऊपर रेट बढ़ते चले जाते हैं, 5% हो जाएगा, और ज्यादा इनकम होगी 20% हो जाएगा, और ज्यादा होगी 30% हो जाएगा, यानी कि वो रेट बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डैश डील्स विद लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को डील करती है इंडिया में? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जो टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स के को देखता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनमें से कौन कौन से प्रोविजन हैं, तो इनको रीड करेंगे और इसके बाद इसमें से देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में इन सभी चीजों को प्रोवाइड करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, टैक्स कितना बना, इसके अलावा असेसमेंट कैसे करेंगे, अपील, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, ये सारे जानकारी इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मिलती हैं। नेक्स्ट है लॉटरी इनकम के बारे में है। लॉटरी इनकम इज टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ। अब लॉटरी से अगर किसी को इनकम मिलती है तो वो किस रेट पे टैक्स उस पर लगेगा? गिवन ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30%। सीधे 30% से ऐसी इनकम्स पे टैक्स लगता है। ऐसी इनकम में इसके साथ लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, रेस है, हॉर्स रेसेस है, कार्ड गेम्स है, इन सब पे 30% से टैक्स लगता है एक मुश्त। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टू बी टैक्स्ड एट। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर टैक्स लगेगा किस रेट से? तो इन जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सामान्य जो लॉन्ग टर्म होंगे उन पे 20% के रेट से टैक्स लगता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दरअसल जो कैपिटल एसेट होती हैं जो लंबे समय तक एक पर्सन के पास रहती हैं, जब उनको वो बेचते हैं तो उस पर कैलकुलेशन की जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन इट्स असेसमेंट ईयर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है, ये ध्यान देना है खाली कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन। उन्होंने पूछा है कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है इस जनरल रूल का। और जनरल रूल क्या है कि इनकम जनरली जो प्रीवियस ईयर की होती है उस पर टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर यानी कि करंट में जिस ईयर में टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स लगेगा प्रीवियस ईयर पिछले साल की इनकम पे। तो ये जनरल रूल है। अब इसका अपवाद कौन सा है उसकी पहचान करनी है गिवन ऑप्शंस में से। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन डी, इनकम फ्रॉम पेंशन। अपवाद कौन सा नहीं है, तो ये अपवाद नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये इसके एक्सेप्शन है, इन तीनों को भी समझेंगे। देखिए इनकम फ्रॉम पेंशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इन सब में सामान्य रूल यही एप्लीकेबल होता है जनरल रूल कि इनकी जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पर करंट ईयर में टैक्स लगता है। लेकिन ये जो तीन ऑप्शन है ये इसके अपवाद हैं। ये जिस साल में होते हैं उसी साल की इनकम पे इन पे टैक्स और उसी साल में लगाया जा सकता है। जैसे इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, अगर कोई नॉन रेजिडेंट एसएससी है वो शिपिंग बिजनेस करता है, उसको भारत से इनकम होती है तो सेम ईयर में ही उसकी इनकम पे सेम ईयर की इनकम पे टैक्स लग जाएगा। इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लिविंग इंडिया, जो भारत को छोड़ रहा है या तो परमानेंटली या लंबे समय के लिए, उसकी इनकम पे भी करंट ईयर में ही करंट ईयर की इनकम पे टैक्स लग जाएगा। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, या कोई ऐसी बॉडी जिसको अल्प अवधि के लिए बनाया गया हो तो उसकी इनकम पे ही करंट ईयर में ही करंट ईयर की इनकम पे टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब इसमें बताना है कि हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें से किस टाइप का पर्सन माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन माना जाता है इंडिविजुअल्स को भी और इंस्टीट्यूशंस को भी, तो अब उसके भी अलग अलग कैटेगरी है। तो अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वो किस टाइप का पर्सन माना जाएगा टैक्स असेसमेंट के लिहाज से। तो गिवन ऑप्शंस में सही ऑप्शन है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं ग्राम पंचायत हुआ, कैंटोनमेंट बोर्ड हुआ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ, या कोई भी इस टाइप की अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब अगेन इसी से रिलेटेड एग्जांपल है कि कौन सा पर्सन का टाइप ये माना जाएगा इनकम टैक्स के तहत। अब कोई भी इंडिया में दरअसल जो बैंक होते हैं वो बैंकिंग कंपनीज होते हैं और इसलिए ये एक कंपनी होगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ये किस टाइप के माने जाएंगे। तो गिवन ऑप्शन में इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनको आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन कहा जाता है। इसमें आज डाइटीज जैसे देवी देवता, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट एक्स एंड वाई हु आर लीगल हायर्स ऑफ जेड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे इनकम टैक्स असेसमेंट से रिलेटेड ही फिर एक ऐसे ही पर्सन की बात हो रही है, वैसा ही क्वेश्चन है अगेन ये। इसमें हमें बताना है कि एक्स और वाई ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जेड के, मतलब जेड की अगर डेथ हो गई तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो हैं एक्स और वाई। अब उनकी कोई एसेट बच गई तो इस पे अब कोई टैक्सेशन होगा तो किस टाइप से लगेगा और उस केस में एक्स और वाई को क्या माना जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इसको माना जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लोगों की ऐसी बॉडी होती है जो टुगेदर किसी कॉमन पर्पज के लिए ज्वाइन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस कर रहे हो या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ऐसा इसके लिए कोई मकसद होना जरूरी नहीं है। लेकिन खास बात इसकी होती है कि इसमें इंडिविजुअल ही इसमें बॉडी हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। जो ट्रू नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी ट्रू नहीं है। ये कहता है इनकम डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव इनकम, तो ये ठीक नहीं है। इनकम टैक्स जब लगता है तो इनकम में नेगेटिव इनकम भी हो सकती है, यानी कि अगर लॉस है तो आपकी इनकम नेगेटिव भी हो सकती है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इनकम में भी रिसीव्ड इन कैश एंड काइंड सही है। इनकम में भी टेम्परेरी सोर्स और परमानेंट सोर्स से हो सकती है।
कैपिटल रिसीप्ट जनरली टैक्स के लायबल नहीं होती है अगर कोई पूंजीगत प्राप्ति है, जब तक स्पेसिफिकली एक्ट में उसके बारे में कोई प्रावधान ना हो। जनरली जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं वो इनकम मानी जाती हैं। नेक्स्ट है द एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम आफ्टर एडजस्टिंग द सेट ऑफ इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकम का टोटल जो एग्रीगेट करते हैं हम सभी पांचों के पांचों हेड्स का, 5 हेड अलग अलग होते हैं इनकम के, आफ्टर एडजस्टिंग द सेट ऑफ इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, कोई पुराने लॉस हैं या सेट ऑफ है और उनको हमने सेट कर लिया, तो उसके बाद ये जो टोटल कहलाता है इसको बोलते क्या है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट है इफ द टोटल इनकम वर्क्स आउट टू ₹41,644.98 इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू। अब जो टोटल इनकम होती है उसको राउंड ऑफ किया जाता है। दरअसल अब यहाँ पे ध्यान रखें, अभी जो बात हुई थी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, इसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा दिया जाता है। जो एप्लीकेबल डिडक्शंस होते हैं उसके बाद आता है हमारे पास टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, तो जो टोटल इनकम आती है वो अगर मान लो इस तरीके से पॉइंट में आ जाती है तो उसको राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये आपको बताना है, कौन सा इसका सही राउंड ऑफ हो सकता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही राउंड ऑफ होगा। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि 10 डिजिट में उसको ले आया जाता है, यानी कि जैसे 40 है तो इसको कर लिया जाएगा मल्टीपल ऑफ 10 में। अब मल्टीपल ऑफ 10 में करेंगे तो खाली इस वाली जो डिजिट है इस पे ध्यान देते हैं कि इसके बाद अगर ये 5 से छोटी है तो यहाँ पे ये इग्नोर हो जाएगा। ये 4 जो है, ये जो लास्ट वाली है जिसको हमने टेंस करना है, ये 4 है, 5 से कम है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे और ये 540 आ जाएगा। अगर मान लो ये 4 यहाँ पे 645 होता या 5 की जगह 646 होता तो ये फिर एक ऊपर हो जाता और ये 650 आ जाता था। नेक्स्ट है डैश इज a way to reduce tax liability by taking full advantage provided by act in a moral way। अब यहाँ पे बात आ रही है कि एक तरीके की बात है, इनमें से कौन सा तरीका यहाँ पे ये कहलाएगा अगर उस तरीके में हम टैक्स लाइबिलिटी को अपनी को कम करते हैं पूरा एडवांटेज लेते हुए टैक्स के अंदर जो कहा गया है, लेकिन एक मॉरल वे में, नैतिक तरीके से, तो इसको कहा जाता है, इसका सही जवाब है टैक्स प्लानिंग करना, टैक्स प्लानिंग इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, डैश इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। अगेन ये भी एक रास्ता है टैक्स लायबिलिटी कम करने का, बाय डेलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम, मतलब जानबूझ करके मकसद से सप्रेस करते हैं इनकम को छुपाते हैं, और सेल या सेल को अपनी को बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस या जो एक्सपेंसेस हैं उनको बढ़ा के दिखाते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए जानबूझ करके हम चोरी कर रहे हैं एक तरह से, तो इसको कहा जाता है टैक्स एवेशन, कर चोरी करना। और ये जो टैक्स एवेशन होता है ये इलीगल भी होता है और इमोरल भी होता है, ये पनिशेबल ऑफेंस होता है अगर पकड़ा जाता है तो। नेक्स्ट है 19th, डैश इज एन एक्सरसाइज बाय विच एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेजेस ऑफ लूप होल्स इन द एक्ट। अब यहाँ पे है लीगली, मतलब लीगल है, कोई लीगल काम नहीं कर रहा, वो एक्ट के जो लूप होल्स हैं उनको यूज करता है और उनको यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करता है। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब जो टैक्स अवॉइडेंस है वो कानून के कुछ लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाते हुए ये इसका बेनिफिट लिया जाता है। अब इसको मॉरल नहीं माना जाता, इमोरल माना जाता है, हालांकि ये लीगल है, ये गैर कानूनी नहीं है। इसमें पर्सन कानून को तोड़ता नहीं है, बस कानून को मोड़ता है, बेंड करता है उसको अपने हिसाब से। नेक्स्ट है डैश इज इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका मतलब ये होता है कि इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है या एग्जीक्यूट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, इसको कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट जैसे बाकी मैनेजमेंट होती है संस्था में, ऐसी टैक्स मैनेजमेंट होती है, वो टैक्स के लिए मैनेज करते हैं, पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, रिटर्न को टाइम पे भरना है, आईटीआर सही समय पे भरना है, ये सब को देखता है, इसको टैक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल अप टू। अब अंडर सेक्शन 87A
मैक्सिमम रिबेट कितना अलाउड है, तो ज्यादा से ज्यादा रिबेट जो अलाउड है वो है ऑप्शन बी करेक्ट है इसका 12,500। ये रिबेट मिलता किसको है, दरअसल जिन लोगों की इनकम मतलब यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि जो डिडक्शन है उनको घटाने के बाद अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर 5 लाख तक है तो 5 लाख तक उस पे क्योंकि जो रेट है करंट में वो 5% है, 5 लाख तक पे जब उसका टैक्स बनेगा तो 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री होता है, बाकी के 2.5 लाख पे 12,500 ही बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 लाख का नए सिस्टम में अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाती है इस 87A की रिबेट की वजह से। तो जिनकी इनकम 5 लाख तक है आज की डेट में इंडिया में, उन पे कोई टैक्स बनता नहीं है। हाँ, अगर उस पर्सन की इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है 1 रुपया भी, तो 5 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगी तब उसको ये रिबेट अब मिलेगी ही नहीं, और अब उसकी इनकम पे 2.5 लाख से ऊपर वाली जितनी भी इनकम है उसके पूरी पे टैक्स लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज टू बी अप्लाइड ऑन टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज एट द रेट ऑफ। अब इनकम टैक्स पहले टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, टैक्स पे सरचार्ज लग जाता है, सरचार्ज के बाद उस पर अगर उसकी इनकम सरचार्ज के दायरे में है तो उसके बाद अब उसकी इनकम पे लगता है लास्ट में टैक्स पे लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये लगता है किस रेट से, इसमें यह बताना है। तो करंट जो रेट है इसका वो है 4%, 4%। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अनट्रू है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है ये अनट्रू है। इसमें कहा गया है कि पर्सन कैन नॉट हैव सेम रेजिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा देश में एक पर्सन का सेम रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस सेम हो सकता है एक से ज्यादा देशों में, क्योंकि हर देश के रेजिडेंशियल के अपने अपने रूल होते हैं। तो हो सकता है एक से ज्यादा में वो रेजिडेंट मान लिया जाए किसी एक ईयर में। बाकी ये जो स्टेटमेंट है ये सारे के सारे ट्रू हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन में वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर, डेफिनेटली एक साल से दूसरे में बदल सकता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। ए पर्सन कैन हैव ओनली वन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ए प्रीवियस ईयर, दैट ही कैन नॉट बी रेजिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम एंड अदर नॉन रेजिडेंट फॉर अनदर सोर्स। हाँ ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग सोर्स होते हैं इनकम के, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन एक सोर्स के लिए तो रेजिडेंट हो और दूसरे के लिए नॉन रेजिडेंट हो जाए। वो जो भी होगा वो सारी तरह की इनकम के लिए या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये भी सही बात है, ये अलग अलग है। सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया, हो सकता है भारत का सिटीजन है लेकिन रेजिडेंट नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरल इनकम, अब इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है यह बताना है गिवन ऑप्शंस में से। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। इनसे जो इनकम होगी उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और बाकी ये जो तीन ऑप्शन है इनको एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में नहीं माना जाता है। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है। ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक ये भी नहीं माना जाता है। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस ये भी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, ये इसका अपोजिट हो गया। इसमें बताना है जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बटर चीज मार्केटिंग मेकिंग, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बाकी जो तीन है एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, ट्रेड या कॉमर्शियल प्रोडक्ट जैसे जूट कॉटन आप उगाएंगे तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये भी माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। और एनी इनकम डेराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन ए नर्सरी, ये भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट है टू बी रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया वन हैज टू सेटिस्फाई। अब यहाँ पे बात हो रही है कि रेजिडेंट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि साधारण निवासी होना चाहिए। उसके लिए कौन सी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी होंगी। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, एटलीस्ट वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1) इन बोथ कंडीशन बोथ एडिशनल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(6). तो रेजिडेंसी के सिस्टम में दो तरह की कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस तो होती हैं जिनको कहा जाता है बेसिक कंडीशन 6(1) के तहत, और दूसरी होती है एडिशनल कंडीशन 6(6) के तहत। तो एक पर्सन को ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब माना जाएगा जब वो कम से कम एक कंडीशन तो बेसिक कंडीशन की पूरा करें
और बाकी जो एडिशनल कंडीशन है उसकी दोनों कंडीशन पूरा करें। नेक्स्ट है टू बी ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया वन हैज टू सेटिस्फाई। अब यहाँ पे कहा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया होने के लिए सेटिस्फाई करना होगा क्या, यानी कि रेजिडेंट तो होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी, असाधारण निवासी होने के लिए कौन सी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी होंगी। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब होगा इनमें ऑप्शन बी, ओनली वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1), यानी कि जो बेसिक कंडीशन है उनमें से कोई एक कंडीशन अगर ये पूरी कर देगा और बाकी एडिशनल कंडीशन दोनों जो है उनको पूरी नहीं करेगा तो वो ऐसे केस में माना जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट है ए कंपनी कैन बी, एक कंपनी हो सकती है, तो इसमें हमें बताना है कंपनी क्या हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। या तो कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, इसके केस में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये कंपनी के मामले में ये नहीं रहता है। कंपनी या जो सोसाइटीज रहती हैं उन सबके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके बारे में ये नहीं होता है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। अब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होगी किसके केस में, भारत में जो इनकम रिसीव हो रही है। तो गिवन ऑप्शन में से डी सारे ही सही हैं इन सब के केस में, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी है, चाहे नॉन रेजिडेंट है। अगर भारत में कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो इन सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। अब इसमें पूछा गया है कि इनकम कोई एक्रू की गई और रिसीव की गई आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत से बाहर, प्रीवियस ईयर में, तो वो किसके केस में टैक्सेबल होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में केवल ये टैक्सेबल होगी, इन लोगों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है 31, इफ एन एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। अगर एक एसएससी एंगेज है, ग्रो कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है टी इंडिया में, तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाएगी। दरअसल टी का जो मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग जब होगा साथ साथ, तो इसमें से कुछ पार्ट को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और कुछ को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये बताना है कितना माना जाएगा। तो सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन ए, 60% ऑफ इनकम। 60% को माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम और जो बाकी बचेगा 40% उसको माना जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है इफ एन एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम वुड बी। अब इसमें हमें बताना है कि अगर कोई एसएससी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया, रबर ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो एग्रीकल्चरल इनकम कितना माना जाएगा उसका। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 65% ऑफ इनकम। इनकम का 65% एग्रीकल्चर और बाकी जो बच जाएगा 35% वो माना जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है फिर ऐसा ही क्वेश्चन है अगेन ये, और इसमें कहा गया बिजनेस ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। कॉफी ग्रो की जाती है, क्योर की जाती है इंडिया में, तो उसको क्या माना जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 75% ऑफ इनकम। इनकम का 75% एग्रीकल्चर इनकम होगा, 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टाइप का है कॉफी के ऊपर, लेकिन इसमें कुछ बढ़ गई एक्टिविटी, प्रोसेसिंग, कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। अब रोस्ट और ग्राउंड भी की जाती है इंडिया में, तो इस केस में उसको क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम तब कितनी होगी। तो इस केस में सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 60%। अब इस केस में 60% इसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इफ। अब एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड किया जाएगा टोटल इनकम में यदि कौन सी कंडीशन पूरी होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ये सारी कंडीशन सही होंगी तब माना जाता है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को तब इंक्लूड किया जाता है टोटल इनकम में, अदरवाइज नहीं इंक्लूड किया जाता है। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टोटली टैक्स फ्री है, पूर्णतया कर मुक्त है, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब उस केस में एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, बाद में उसकी रिबीट दे दी जाती है। तो ये है सबसे पहली कंडीशन है कि एसएससी एक इंडिविजुअल हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या इन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन हो। मतलब कंपनी के केस में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। अगली बात कहिए कि जो एसएससी है उसके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम है
एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर, मतलब उसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है। जब 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है तो क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट जो करंट में है एक सामान्य निवासी के लिए वो 2,50,000 है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड ₹5,000 और एग्रीकल्चर इनकम उसकी पर एनम 5,000 रुपये से ज्यादा हो रही है, तब उस केस में इसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इस सेक्शन 17 अंडर सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एक पर्सन की सैलरी पे जब टैक्स लगाया जाता है तो सैलरी में क्या क्या शामिल किया जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए हैं सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी, वेजेस हो, चाहे एनुटी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे ग्रेच्युटी हो, चाहे सैलरी हो, ये सब सैलरी में ही आते हैं। नेक्स्ट है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अप टू। अब असेसमेंट ईयर 2021 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा ग्रॉस सैलरी में से कितना। तो करंट में जो इसका लिमिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन का वो है 50,000 रुपीज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इनमें से आइडेंटिफाई करना वो इनकम जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस। जैसे अलग अलग हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ऐसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है हेड। तो इसमें कौन सा टैक्सेबल होगा ये बताना है हमें चेक करके। तो गिवन ऑप्शन में सही ऑप्शन है रेम्युनरेशन टू ए पार्टनर। एक पार्टनर को अपनी फर्म से रेम्युनरेशन में चाहे सैलरी मिलता हो, इंटरेस्ट मिलता हो, बोनस मिलता हो, कमीशन मिलता हो, रेम्युनरेशन नाम से मिलता हो, कुछ भी नाम से मिले, वो टैक्सेबल होगा उस पर्सन की इनकम में ये प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। बाकी ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा और डिविडेंड ऑन शेयर विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। नेक्स्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट के तहत फर्नीचर पे अगर कोई बिजनेसमैन है और वो यूज करता है अपने यहाँ पे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, तो उसके यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पे डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। इनकम टैक्स जब वो इनकम निकालेगा अपनी, तो इनकम टैक्स के तहत जो डेप्रिसिएशन अलाउड है उसको वो वहां पे कैलकुलेट करके दिखाना होता है, करना पड़ता है। तो गिवन ऑप्शन में फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे वो है करंट में 10%, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग अलाउड अंडर इनकम टैक्सेस। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे जो होटल और बोर्डिंग के पर्पज में ना हो, उनसे अलावा जो होते हैं उन पे इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो डेप्रिसिएशन है वो कितने % तक अलाउड है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी 5% अलाउड है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब कंप्यूटर जो होते हैं उन पे कितना अलाउड है डेप्रिसिएशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40%। इसमें कंप्यूटर या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो भी शामिल है, 40% उस पर अलाउड होगा। नेक्स्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब इंटेंजिबल एसेट अगर कोई है जैसे कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, तो उस पर कितना एप्लीकेबल होगा डेप्रिसिएशन अलाउड होगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो वो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा 25%। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी ये शामिल होंगे, लेकिन गुडविल शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर। अब अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मान लो कोई डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड तब होता है जैसे हमारी जो इनकम थी वो उतनी थी नहीं और डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा था, तो अब पूरा डेप्रिसिएशन हमारा हम चार्ज ही नहीं कर पाए जितना कर सकते थे लॉस होने की वजह से, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्यूचर में कितने सालों तक के लिए। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, एनी नंबर ऑफ ईयर, जब तक वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रहेगा हम उसको आगे ले जाते रहेंगे। नेक्स्ट है बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) कैन बी फिल्ड एट एनी टाइम। अब बिलेटेड रिटर्न होता क्या है, जब कोई जो टाइम पीरियड है ITR फाइल करने का इनकम टैक्स एक्ट के तहत, अगर उस पीरियड में वो फाइल नहीं कर पाता है
तो उसको कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है कब तक, इसमें ये बताना है वो कब फाइल किया जा सकता है। अगर हम लेट हो गए तो उसकी भी एक लिमिट है। तो इनमें गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब जो असेसमेंट ईयर है उसके एक्सपायरी तक हम कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं, या बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट, या जब तक असेसमेंट कर निर्धारण अधिकारी जो होता है टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, जब तक उसने असेसमेंट शुरू नहीं किया है उससे पहले, तब तक हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज उस पर फिर फाइन लगेगा। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन केस ऑफ ए पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड्स। अब नेक्स्ट है कि एक पर्सन जो अपना बिजनेस चला रहा है उसका टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो उसको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। वो क्या लिमिट है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर उसकी इनकम चली जाती है तब उसको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 50,000 विदाउट कंसिडरेशन इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। अब इसमें पूछा गया है कि अगर हमें कहीं से कोई गिफ्ट मिल रही है, कोई अमाउंट मिल रही है 50,000 रुपए से ज्यादा, बिना कंसिडरेशन के, मतलब हम कोई दे नहीं रहे कुछ भी, हमें मुफ्त में मिल रहे हैं, तो मुफ्त में मिल रहे हैं यानी कि गिफ्ट मिल रही है कहीं से 50,000, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी किसके हाथों में? इंडिविजुअल या HUF के हाथों में। अब इसमें लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर ये अमाउंट हमें रिसीव हो रही है हमारे रिलेटिव्स से, रिलेटिव्स में यहाँ पे आ जाएंगे भाई बहन या फादर मदर या हस्बैंड वाइफ, तो ऐसे केस में कोई लिमिट नहीं है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी। और अगर किसी अन्य व्यक्ति से हमें कुछ मिलता है गिफ्ट तो 50,000 से कम तक अगर वो है तो वो टैक्स फ्री है। जैसे ही 50,000 से ऊपर जाएगा तब अब वो पूरी तरह से टैक्स लग जाएगा उस पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट कम अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब बहुत सारी डिडक्शंस 80C में 80 सेक्शन में आती हैं, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। तो इसमें पूछा कौन सी ऐसी हैं जो 80 में नहीं आती है, वो डिडक्शन इसमें से आइडेंटिफाई करनी है। डिडक्शन तो है लेकिन 80 सेक्शन में नहीं आती है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन अगर हम लेते हैं तो उस पर जो डिडक्शन अलाउड होती है वो होती है सेक्शन 24 के अंतर्गत, सेक्शन 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज। अब इनकम टैक्स एक्ट के कैपिटल गेन्स हेड के अंतर्गत हाउस होल्ड फर्नीचर की सेल क्या होगी, इनमें से टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, होगी तो किस टाइप में होगी? तो गिवन ऑप्शंस में जवाब है ऑप्शन डी, एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए हाउस होल्ड घरेलू फर्नीचर को अगर कोई बेचता है अपने को तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, उस पर टैक्स नहीं लगता है क्योंकि ये कोई बिजनेस या ऐसी बेनिफिशियल एक्टिविटी नहीं है, ये पर्सनल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है इफ द बुक प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज रुपीज 1,10,000। अगर बुक प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के 1,10,000 हैं, रेम्युनरेशन एडमिसिबल टू वर्किंग पार्टनर्स अंडर सेक्शन 40B इज, तो कितनी रेम्युनरेशन अवेलेबल होगी पार्टनर्स को अगर फर्म को 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इनमें से? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, 1,50,000। देखिए अगर फर्म को लॉस चल रहा है, अगर फर्म लॉस में चल रही है तब भी फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन 1,50,000 तक अलाउ कर सकती है। और इस रेम्युनरेशन में सैलरी या पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिलता है या बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, वो सब शामिल होगा। और दूसरे इसकी कंडीशन है कि अगर मान लो लॉस है और या लॉस ना हो प्रॉफिट है, अगर उसको 3 लाख तक प्रॉफिट हो रहा है अप टू 3 लाख चाहे जितना भी, तो ऐसे केस में उसको या तो 1,50,000 या जो ये प्रॉफिट है 3 लाख तक जितना भी होगा उसका 90%, उसका 90% निकाल लेंगे। तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, जो हायर होगा वो मिल जाएगा। जैसे इस केस में 1,10,000 था तो इसका 90% तो 99,000 ही बैठेगा, बहुत कम बैठेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1.5 लाख मिल जाएगा क्योंकि विच एवर इज हायर। लेकिन अगर 3 लाख प्रॉफिट होता तो 2,70,000 तक ले सकता था वो। अब अगर मान लो ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट, अब 3 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट है उसका कितना रेम्युनरेशन हो सकता है, उसका 60% हो सकता है। जो 3 लाख से ऊपर होगा उसका रेम्युनरेशन मिल सकता है 60% तक।
नेक्स्ट, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड विल कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब सेक्शन 80G में कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं जो किसी पर्सन की टोटल इनकम में से घटा दी जाती हैं। कुछ के केस में 100% मिल जाती है डिडक्शन, कुछ के केस में 50%, और वो भी किसी में क्वालिफाइंग लिमिट का ध्यान रखना होता है, किसी में कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, आप जितना भी कर दोगे उस पूरे पे 100% मिल जाएगा। तो इन ऑप्शन में से ये जो दिया गया है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये किस में आएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट।